ओम नमस्ते जी। यूनिट 8 की 3 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। आज हम चौथी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं दिसंबर 2021 के प्रश्नों से। बीएमआई से संबंधित प्रश्न है कि बीएमआई के आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मापनी सही है। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। इसे कई बार आगे प्रश्न आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए ये एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको बीएमआई कहते हैं। इसको मापा जाता है वेट और डिवाइडेड बाय आपकी लंबाई, हाइट, लंबाई आप कह सकते हैं। लेकिन इतना इजी नहीं पूछा है, इन्होंने उसकी यूनिट भी पूछी है। तो वेट लिया जाता है आपका केजी के अंदर और हाइट ली जाती है आपकी मीटर स्क्वायर में। यही पूछा है कि वजन किलोग्राम में और लंबाई आपकी वर्ग मीटर में। तो ये आगे भी कई बार आता है, इसको याद रखिएगा। और बीएमआई जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स को भी ध्यान रख लीजिए कैसे कैसे वो काम करता है। आगे प्रश्न आएगा, चलो आगे बता देंगे, आगे आएगा आपका तो मैं संकेत करूंगा। तो अभी इतना ही ध्यान रख लीजिए कि बीएमआई को जब हम मेजर करते हैं तो वेट केजी में लिया जाता है और जो आपकी लंबाई है, लेंथ है आपकी या हाइट है, उसको मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में लिया जाता है। गर्मी महसूस होना अर्थात हॉट फ्लैशिस, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, आपका रिपीट हो रहा है। स्लीप प्रॉब्लम है आपको या मूड चेंज हो रहा है आपका, ये सब किसके सिम्टम्स हैं। ये दो के सिम्टम मैंने पहले बताए थे। एक तो मीनोपोज के होते हैं आपके, एक पेरीमीनोपोज के। दोनों में सेम सिस्टम है कि जो मेंसेस पोज होने का टाइम आता है उस समय ये सिम्टम दिखाई देते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका मेनोपोजल सिंड्रोम। जो डिप्रेशन से, अवसाद से ग्रस्त मरीज हैं, उनको कौन सा अभ्यास करना योग्य नहीं है। नहीं पे ध्यान देना, ये भी रिपीट है, पहले आया था। ध्यान, मैंने कहा था स्ट्रेस जो है वहां पर ध्यान अच्छा है, शवासन अच्छा है या भ्रामरी प्राणायाम अच्छा है, क्योंकि वहां विचार तीव्रता से चल रहे हैं और हमें ऐसी योगिक क्रियाएं करनी है जो मन को शांत कर सके। डिप्रेशन में पहले से एनर्जी लेवल कम है तो हमें ऐसी क्रियाएं करनी है जो एनर्जी लेवल को बढ़ा सके, जिसकी भस्त्रिका या कपालभाति या षटकर्म, जैसे इन्होंने माने हैं षटकर्म कर सकते हैं, आसन प्राणायाम। ये बहुत अच्छे भी ना हो लेकिन किए जा सकते हैं। ध्यान को अच्छा नहीं माना जाता, तो वही इन्होंने पूछा था। थायराइड हार्मोन का अत्यधिक स्राव हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। एक हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का होगा कि थायराइड हार्मोन्स का कम सीक्रेट होना, और हाइपर मतलब होता है ज्यादा, थायराइड हार्मोन्स का ज्यादा सीक्रेट होना। तो पहली पंक्ति सही है। दूसरा कथन है कि ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है और यह हाइपरथायराइडिज्म का मुख्य कारण है। हाइपरथायराइडिज्म के कई कारण हैं, उसमें थायराइड हार्मोन्स का ज्यादा बनना या कोई इन्फ्लेमेशन या कोई गांठ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन जो कारण ज्यादातर लोगों में मिलता है वो है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था, जब आपका इम्यून सिस्टम किसी गलत स्टिमुलेशन से अपने शरीर के सेल को नष्ट करना शुरू कर दे या प्रभावित करना शुरू कर दे, उसको ऑटो इम्यून कहा जाता है। तो एक हाइपो होता है, हाइपो में भी एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज मानी जाती है, उसको हाशिमोटो कहा जाता है। हो सकता है कि इस प्रश्न में उन्होंने हाइपरथायराइडिज्म का पूछ लिया, कभी हाइपोथायराइडिज्म का पूछ ले। कारण उसके भी कई सारे हैं, लेकिन उसमें भी एक मुख्य कारण होता है हाशिमोटो डिजीज, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज ही है। तो दोनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, मधुमेह में या डायबिटीज में इंसुलिन संवेदनशीलता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो इंसुलिन संवेदनशीलता को इंसुलिन सेंसिटिविटी कहा जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, और इसका मतलब क्या होता है, इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होना, अर्थात कि हमारा शरीर इंसुलिन के रेस्पो के एवज में कितना रेस्पोंड करता है, उसको इंसुलिन सेंसिटिविटी कहा जाता है। मतलब इंसुलिन के आधार पर शरीर का रेस्पॉन्स देना। रेस्पॉन्स देना क्या होगा
इंसुलिन का स्राव क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करने के लिए कहता है, या लीवर को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। यदि इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इंसुलिन जैसे सिक्रिएट होगा तो बॉडी उसके आधार पर रेस्पॉन्ड करेगी, अर्थात ग्लूकोज आपका बॉडी में या सेल में एंटर होना शुरू हो जाएगा। फिर किसको किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो मैं ज्यादा विस्तृत व्याख्या ना करके जो सही आंसर है उसकी व्याख्या कर रहा हूं, बाकी आप उसी के आधार पर समझ सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट हो और लो कार्ब डाइट हो, इन दो के माध्यम से हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? यदि हम प्रोटीन ज्यादा लेते हैं और कार्ब कम, तो कार्ब का देखो, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के सिस्टम में क्या बनाएगा, अंदर जाके ग्लूकोज ही बनाएगा। तो ग्लूकोज तो ब्लड में पहले ही ज्यादा है, आप दोबारा अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लोगे तो ग्लूकोज आपका बढ़ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं माना जाता डायबिटीज के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें कार्ब कम लेनी है, जिससे कम ग्लूकोज बनेगा और हमें इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़ेगी। ज्यादा ग्लूकोज होगा ब्लड में तो ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता होगी, पहला तो ये है। प्रोटीन जो है वो कई इफेक्ट डालता है, लेकिन मेन इफेक्ट क्या है, प्रोटीन हमें पता है मसल्स के बनने में आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। और मसल्स क्या है, उसमें ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूज होता है, मोर ग्लूकोज यूज्ड एफिशिएंटली। तो प्रोटीन खाएंगे तो ज्यादा मसल बनेगी, ज्यादा मसल बनेगी तो ज्यादा ग्लूकोज यूज होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और इंसुलिन को कम काम करना पड़ेगा। तो इन दो माध्यमों से हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्निकल विषय है, आगे के लिए भी याद रखिएगा। किस प्रकार की कोष्ठबद्धता को कॉन्स्टिपेशन आप कह सकते हैं, कि किस कॉन्स्टिपेशन में मल जो है वो पेल्विक कोलोन तक पहुंचता तो है, लेकिन अंतिम रूप से निष्कासन ठीक नहीं हो पाता, मतलब जो डिफिकेशन होना चाहिए था एट लास्ट वो प्रॉपर नहीं हो पाता। ये चार प्रकार का कॉन्स्टिपेशन दिया है, चारों को मैं समझा रहा हूं, सही आंसर भी आ जाएगा। कोलिक कॉन्स्टिपेशन क्या होता है आपका, ये आपके कोलोन से इंटेस्टाइन से संबंधित है। इसमें पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, या इंटेस्टाइनल स्पेज्म होते हैं। जो आपकी आंत है, उस आंत के अंदर ऐंठन टाइप की होती है, और उसके कारण से जो मल है उसका निष्कासन ठीक से नहीं हो पाता, तो उसको कोलिक, कोलोन से संबंधित है। और कोलोन मतलब एक प्रकार की आंत ही होगी, तो इंटेस्टाइनल हो गया। इडियोपैथिक जो है, इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जहां हमें प्रॉपर कोज नहीं पता, नो आइडेंटिफिएबल कोज, उसको इडियोपैथिक कहा जाता है। कि कॉन्स्टिपेशन तो है क्रोनिक, लेकिन मेडिकल टेस्ट में कोई प्रॉपर कारण पकड़ में नहीं आ रहा कि किस कारण से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ऐसे कॉन्स्टिपेशन को इडियोपैथिक कोष्ठबद्धता या कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। ये भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। डिसीजिया जो कॉन्स्टिपेशन है, यही हमारा सही आंसर है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मल है वो पेल्विक कोलोन तक पहुंच गया, स्टूल जो था आपका धीरे धीरे करके पेल्विक कोलोन तक पहुंच गया, लेकिन बाहर एक्सपेल नहीं हो पाता। क्यों? कि जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन था, मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन आपका ठीक से नहीं बन पाया। उसमें मेन कोऑर्डिनेशन किस किस का होता है, एक पेल्विक फ्लोर जो है आपका, उसका, और एनल स्फिंक्टर का। इन दोनों का सही से कॉम्बिनेशन न होने से जो मल है पेल्विक कोलोन तक पहुंचने के बाद भी बाहर एक्सपेल या बाहर नहीं निकल पाता, उसे डिसीज या कोष्ठबद्धता कहा जाता है। और अंतिम है स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। उस तो शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें जो ट्रांजिशन है, जो मूवमेंट है आपकी, वो स्लो है किसी कारण से। और वो कारण क्या माना जाता है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, कि न्यूरॉन का और मसल्स के बीच का जो एक कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण से पेरिस्टेल्सिस जो वेव है, जो कि स्मूथ मसल्स में आपकी काम करती है, ये हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, पेरिस्टेल्सिस वेव्स, ये प्रभावित हो गई। और पेरिस्टेल्सिस वेव ही है जो मल को आगे की तरफ धकाती है, प्रोपेल करती है। अब न्यूरोमस्कुलर प्रभाव होने से या कोई गड़बड़ होने से, प्रॉब्लम होने से ये वेव आपकी कम बनती है और या धीरे धीरे बनती है, जिससे मल का जो आगे की तरफ फ्लो है वो स्लो हो जाता है। इसको स्लो ट्रांजिट कोष्ठबद्धता कहा जाता है। तो अपना तो आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि कहा था कि मल सामान्यतः पेल्विक कोलोन तक पहुंचता तो है, लेकिन अंतिम रूप से निष्कासन नहीं हो पाता।
अगला प्रश्न है, तनाव संबंधी सिर दर्द उत्पन्न होता है। तो स्ट्रेस जो हमें होता है या स्ट्रेस के कारण जो हेडेक होता है, उसमें मुख्यतया कई मसल्स होती हैं। उसमें एक स्कैल्प मसल्स भी है, जो आपकी खोपड़ी या जिसको हम कह सकते हैं, जो ऊपर की क्रेनियल मसल्स हैं, उनके आसपास पाई जाती है। स्कल्प आप कह सकते हो। और होती है फेशियल मसल्स, उनके कारण भी होता है। या नेक मसल्स, उनके लगातार कॉन्ट्रैक्शन से होता है। या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, फेशियल प्लस नेक का। तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, मांसपेशियों का लगातार संकोचन। तो इसमें स्कैल्प मसल्स बेटर है। बाह्य मुख की मांसपेशियों का जो लगातार संकोचन है, वो भी उतना इफेक्ट नहीं डालता है आपका हेडेक पे। और गर्दन की मांसपेशियां हैं, ये भी कोई प्राइमरी कोज नहीं है। और मुख और गर्दन वाला जो है आपका, इसमें एग्जैक्ट जो सही वर्ड आपका बेटर जो ऑप्शन के रूप में है, वो स्कैल्प मसल वाला है। यदि ये नहीं होता तब हम इन ऑप्शंस की तरफ जा सकते थे, मेन यही आप मान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। प्रोलैप्स कंडीशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्राएं और बंद कौन से हैं? प्रोलैप्स के संदर्भ में क्वेश्चन पहले भी आए हैं, डिस्क स्लिप होना। तो उसके लिए कौन कौन सी मुद्राएं और कौन कौन से बंद सही रहेंगे, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो इस प्रश्न में कोई डायरेक्ट फैक्ट तो कहीं पढ़ने में नहीं आता है कि प्रोलैप्स कंडीशन में ये मुद्राएं ये बंद कर लो। ये उन्होंने अपने कॉमन सेंस से बनाया है या अपनी रिसर्च के आधार पे। तो जालंधर बंद या मूल बंद। तो जालंधर बंद और मूल बंद, जालंधर बंद का कंठ पे प्रभाव है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इस पे डिस्क पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल बंद हो सकता था, लेकिन जालंधर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठा। जो पाशिनी मुद्रा है, योग मुद्रा है, इसका भी डिस्क से कोई रिलेशन नहीं है, इसको भी आप हटा सकते हैं। अश्विनी मुद्रा वज्रोली मुद्रा का साक्षात तो नहीं है, लेकिन अश्विनी मुद्रा जिसमें एक तरह से मूलबंध ही आप कह सकते हो, गुदा का आकुंचन प्रसारण करते हैं। तो उससे हो सकता है कि ऊपर की जो नर्व्स हैं, उनमें कोई विशेष प्रभाव पड़ता हो। वज्रोल मुद्रा भी कुछ इसी प्रकार की है, इसमें भी खिंचाव होता है। तो इसको इन्होंने स्वीकार किया है, सी वाले ऑप्शन को। और एक स्वीकार किया है उन्होंने, डी वाला, मूलबंध और उड्डयन बंध। तो मूलबंध भी अश्विनी मुद्रा जैसा ही है। उड्डयन बंध, अब पेट को हम पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ जब हम प्रेस करते हैं, तो वहां पर भी स्पाइन पे या नर्व पे कोई विशेष प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं पूरा इसकी रीजनिंग तो नहीं कर पाऊंगा कि कैसे सही है कैसे नहीं है। जो इन्होंने स्वीकार किया वो आप याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन स्वीकार किया उन्होंने, सी और डी। आगे भी पूछा जा सकता है कि प्रोलैप्स कंडीशन के लिए क्या यूज करना है, कौन से अच्छे रहेंगे, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, मूलबंध, उद्यान बंध। और सावधानी के लिए या क्या कर सकते हैं, जो जो नहीं है उनको भी याद रखना। कई बार नहीं वाले भी हेल्प करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, तो ये भी इन्होंने स्वीकार नहीं किए और ये भी स्वीकार नहीं किए। जो की है उनको भी याद रखना। अगला है, पाइल्स के उपचार हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शट क्रिया है बवासीर के लिए। इसमें कुछ लॉजिक मैं दे पाऊंगा, कुछ नहीं दे पाऊंगा। पाइल्स का हमें पता है कि जो आपका एनस होता है, वहां पर वेन्स में स्वेलिंग हो जाती है, प्रेशर लगाने के कारण से उसको पाइल्स की स्थिति कही जाती है। पाइल्स बाहर भी होता है एनस के और बाहर अंदर भी होता है। तो अग्निसार, शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन, ये तीन का कॉम्बिनेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये दो तो लॉजिकल ठीक लग रहे हैं, शंख प्रक्षालन या लघु शंख प्रक्षालन करने से शुद्धिकरण होगा। और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि शुद्धिकरण होने से रोग हमारे ठीक होते हैं। तो दोनों शुद्धिकरण। अग्निसार है, इसमें हम उदर को पीछे की तरफ हम धकाते हैं श्वास रोककर, उससे भी हो सकता है कोई शुद्धिकरण होता हो। लेकिन विशेष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा वहां पर एनएस की वेन्स पे, ये मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें। लेकिन उन्होंने तीनों को स्वीकार किया है, ए सी और डी। ए सी डी अर्थात फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने सही माना है। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, बाकी जो चर्चा है हम अगली कक्षा में करेंगे बाकी प्रश्नों को। ओम शम।